Students, in this class today we will study dissolution of partnership firm। मतलब की बात ये कि कोई एक दुकान बिजनेस जो पहले पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट में चल रहा था, पार्टनरशिप बिजनेस में चल रहा था, वो बिजनेस को सारे ही पार्टनर्स ने मिलजुल करके फाइनल पैकअप बिल्कुल बंद कर देने का मन बना लिया। तो सारे पार्टनर्स ने मिलजुल करके ये डिसाइड किया कि अब वो इस दुकान को, इस कारोबार को आगे नहीं चलाएंगे। तो यहाँ स्टूडेंट्स पहले तो एक कॉमन कंफ्यूजन पहले क्लियर कर लेना जरूरी है। दरअसल दो चीजें हैं, एक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक जो टर्म है इसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और दूसरी एक और टर्म है और इसका मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये दो चीजें हैं, एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जो पहले वाली चीज है इसका मतलब ये है कि जैसे कहीं कोई एक कारोबार हो रहा है तो इसमें नंबर एक बात ये हो गई कि जैसे मान लो कि चेंज इन पीएसआर हो गया, चेंज इन पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो मान लो बिजनेस में कल 3 पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपस में 3:1 था और उन्होंने तय किया कि आगे से वो प्रॉफिट शेयरिंग 2:3:5 करेंगे। उनका आपस का समझौता है, एग्रीमेंट कर लिया। तो इस केस में दुकान पहले चल रही थी या नहीं चल रही थी? चल रही थी। और दुकान इस केस के बाद अब जब नया रेशो एप्लीकेबल होगा तो अब चल रही है कि नहीं चल रही है? अब भी चल रही है। तो चेंज केवल एक हुआ कि इनका पीएसआर चेंज हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गया। बिजनेस कल भी चल रहा था, बिजनेस आज भी चल रहा है। ये तो बात हुई एक कंडीशन, यानी कि पार्टनर्स ने चेंज इन पीएसआर कर लिया, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कर लिया। तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाएगा क्योंकि इसमें चेंज इन पीएसआर हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज। दुकान कल भी चल रही, दुकान अभी, तो इसका मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुआ है, दुकान बंद नहीं हुई है। दूसरा बात बनता है एडमिशन, एड इन मिशन। कल तक बिजनेस में दुकानदार पार्टनर थे ए एंड बी, 2 लोग दुकान चला रहे थे। अब इस बिजनेस में एक नया पार्टनर और ऐड हो गया और दुकानदार में पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स आ गए ए बी सी। इसका मतलब पार्टनर्स की गिनती बढ़ गई। तो दुकान कल चल रही थी कि नहीं चल रही थी? कल भी चल रही थी, दुकान आज भी चल रही है। तो इसमें पार्टनर्स की गिनती में या इनके पीएसआर में चेंज आया, लेकिन दुकान कल भी चल रही थी, दुकान आज भी चल रही। तो ये केस भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नंबर नेक्स्ट का थर्ड केस बनता है इसके अंदर में, और इसका नाम है रिटायरमेंट। थर्ड केस रिटायरमेंट। जो पार्टनर्स थे ना, उनमें से पार्टनर थे ए बी और सी, 3 लोग दुकान चला रहे थे और 3 लोगों की इस दुकान के अंदर में पार्टनर्स ने ए बी सी की दुकान के अंदर से पार्टनर बी ने ये तय किया कि वो आगे बिजनेस नहीं चलाएगा। तो अब जो दुकान चलाई जा रही है वो ए और सी के द्वारा दुकान चलाई जा रही है, बी फर्म छोड़ गया। तो इसमें दुकान बंद हो गई क्या? दुकान तो बंद नहीं हुई, दुकान पहले भी चल रही थी, दुकान आज भी चल रही है। तो इस व्यवस्था का नाम रिटायरमेंट। इसका भी मतलब है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान रखिएगा, दुकान कल भी चल रही थी, दुकान आज भी चल रही है। तो ये सारे केस कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लास्ट बात आती है डी, डेथ। दुकान में पार्टनर थे ए बी और सी, पार्टनर ए का डेथ हो गया और अब जो दुकान चला रहे हैं वो बी और सी चला रहे हैं, ए मर गए। तो कुल मिलाकर के दुकान कल भी चला रही थी, दुकान चल रही थी कल 3 लोगों के द्वारा, अब चल रही है 2 लोगों के द्वारा। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे केस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि केवल पार्टनर्स के पीएसआर चेंज हुए हैं, पार्टनर्स की पोजीशन चेंज हुई है। बिजनेस कल भी चल रहा था, बिजनेस आज भी चल रहा है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो आज हमारा पढ़ने का टॉपिक है, इसका मतलब ये है कि एक तो हमारे बिजनेस का पीएसआर चेंज हो गया, यानी बिल्कुल खत्म ही हो गया, दी एंड। और दूसरी बात ये हुई कि नो कंटिन्यूएशन, दुकान को आगे हम कंटिन्यू
नहीं कर रहे हैं, दुकान हमने फाइनली बंद कर दी, अब उस बिजनेस को आगे चलाने का हमारा कोई विचार नहीं है। तो यहां पर तो दुकान कल चल रही थी, आज भी चल रही है। पुराने एग्रीमेंट अलग थे, नया एग्रीमेंट अलग है। पुराने पार्टनर अलग थे, नए पार्टनर जुड़ गए। पुराने पार्टनर ज़्यादा थे, कम हो गए, छोड़ के चला गया। पुराने पार्टनर थे, किसी की डेथ हो गई। तो कुल मिलाकर दुकान कल लोग चला रहे थे, आज भी चला रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, दुकान आगे नहीं चल रही है। इस व्यवस्था का नाम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दो काम हुए, PSR भी खत्म हो गया सॉरी, और सेकंड नंबर पर जो बिजनेस चल रहा था उसके अंदर से बिजनेस फर्म भी क्लोज हो गई, दुकान बंद। अब अगर ये बिजनेस फर्म क्लोज की जाएगी, फाइनल पैकअप ऑफ बिजनेस होगा, तो आखिरकार ये फाइनल पैकअप ऑफ बिजनेस होगा कैसे? तो फाइनल पैकअप ऑफ बिजनेस करने के लिए हम इस चीज के अंदर में एक पैटर्न फॉलो करेंगे। तो यहां पर हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पर हम बनाने वाले हैं रियलाइजेशन अकाउंट। बेसिकली ये रियलाइजेशन अकाउंट बिजनेस में से जो असेट्स हैं, जो बिजनेस की असेट्स हैं, उन असेट्स को ये बेच देगा। रियलाइजेशन अकाउंट क्या काम करेगा? बिजनेस की असेट्स को सेल कर देगा। और जो बिजनेस की लायबिलिटीज आएंगी, तो उस लायबिलिटीज में से सबसे पहले नंबर पर जो बिजनेस के बाहर के लोगों को पैसे देनी है, पहले वो पेमेंट करेगा और उसके बाद बिजनेस के अंदर के लोगों को उसका पेमेंट और कर दिया जाएगा। तो यहां जो प्रोसीजर है, इसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में असेट्स की वैल्यू रियलाइज कर ली जाएगी, रिकवर कर ली जाएगी, निकाल ली जाएगी, असेट्स बेच दिया जाएगा। और उससे जो पैसे आएंगे उनमें से सबसे पहले एक्सटर्नल पेमेंट होंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटीज पे ऑफ होंगी, और सेकेंडरी नंबर पे जाकर के इंटरनल लायबिलिटीज, बिजनेस के अंदर के लोगों का पैसा दिया जाएगा। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट है जो यहाँ बनाया जाना है। यहाँ हम लोग एक कंडीशन अभी तुरंत डिस्कस करेंगे और एक इमेजिनरी कंडीशन या एक क्वेश्चन डिस्कस करके हम बात को समझने का कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं कुछ बेसिक गाइडलाइन आपको और समझा दूं जिससे दिक्कत ना बने। मान लीजिए कि ये वाली बिजनेस की कोई एक बैलेंस शीट है और ये किसी एक बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप फर्म में ये कोई एक बैलेंस शीट हमारे पास अवेलेबल है। इस बैलेंस शीट के अंदर में यहाँ पर हमारे पास, ये तो आप जानते ही है ना कि ये असेट्स का ब्लॉक है और ये वाला ब्लॉक लायबिलिटीज़ का ब्लॉक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ असेट्स हैं। मान लीजिए ये वाली असेट्स है बिल्डिंग, इसका नाम है मशीन, इसका नाम है प्लांट, इसका नाम है फर्नीचर, और इसका नाम है फर्नीचर, और इसका नाम है कैश डेटर्स। कुल मिला के बिजनेस के पास ये 5-6 असेट्स हैं जो मैंने यहाँ पर मार्क कर दी। अब इन असेट्स की कुछ ना कुछ कीमत भी होगी, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखाऊं जिससे काम जल्दी जल्दी बन जाएगा। मान लो कि बिल्डिंग की कीमत है 3 लाख रुपए, मशीन की कीमत है 2 लाख रुपए, प्लांट की कीमत है 4 लाख रुपए, फर्नीचर का कीमत है 2 लाख रुपए, कैश 1 लाख रुपए का, और डेटर्स 3 लाख रुपए की। तो ये सब कुल मिलाकर के टोटल ऑफ असेट्स कितने रुपए का बन रहा है? 15 लाख रुपए का ये टोटल ऑफ असेट्स यहाँ फाइनलाइज हो रहा है। 15 लाख क्लियर हो रहा है। अब ये तो हुआ असेट्स वाला साइड। सेम लायबिलिटी वाला साइड। लायबिलिटी साइड में यहाँ टर्म आ रही है क्रेडिटर्स, बैंक से लिया हुआ लोन, बैंक लोन, BP, जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर है इसमें कैपिटल। और कैपिटल जो लगा है वो 2 पार्टीज का लगा है, A और B। ये तो मालूम है कि जब टोटल यहाँ 15 लाख का आ रहा है तो यहाँ भी 15 लाख का ही आना है। अब इस टोटल के अंदर में कौन कौन असेट्स कितने कितने रुपए कीमत की है, लायबिलिटीज, वो हमें फिक्स कर लेनी है। क्रेडिटर मान लीजिए 2 लाख रुपए के हैं, बैंक लोन 3 लाख रुपए का है, BP 1 लाख रुपए का है, जनरल रिजर्व भी 1 लाख का है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख रुपए का है। 3 और 4 9 लाख रुपए तो ये बन गए। 4 लाख रुपए की कैपिटल इनकी है और 2 लाख रुपए की कैपिटल इनकी है। तो ये हमने एक बात रखी है कि एक बिजनेस जो हमारा ये वाला चल रहा है और पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट में चल रहा है, तो इस बिजनेस में हमने ये डिसाइड किया कि जो पार्टनर्स का PSR था पुराना वाला, तो ये PSR 2 लोगों के बीच में था, A और B। तो इनका जो PSR था वो सपोज 3:2 था।
तो यहाँ पर 3:2 की बात क्वेश्चन में बता दी गई है, पुराना रेशो 3:2 था। अब इन्होंने फाइनल बिजनेस पैकअप करने की बात कह दी। मैं अभी एक रफ एग्जाम्पल ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे क्वेश्चन और कराऊंगा। तो यहाँ पर मैं अगर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे ये वाला, तो ये कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, एक बात तो आप बिल्कुल पक्की समझ लो, आपसे कोई पर्सन ये कहे कि अकाउंट बनाओ, वो अकाउंट नहीं मशीन का कहे, फर्नीचर का कहे, बिल्डिंग का कहे, कैश का कहे, कैपिटल का कहे, रियलाइजेशन, रिवैल्यूएशन, कोई बस वो आपसे ये कह दे अकाउंट बनाओ, तो सबसे पहला काम ये करो कि इस तरीके का एक लाइन फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। और ये लाइन फॉर्मेट ये वाला पहला काम, तो ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल काम है जो आपको करना होगा। कब करना होगा? जब इसमें अकाउंट बनाने वाली बात सामने आएगी। तो पहला काम क्या करना है अकाउंट बनाने के समय, कि ये फॉर्मेट ड्रॉ करना है। अब इस फॉर्मेट को ड्रॉ करने में एक खास बात याद रखिएगा कि जितना स्पेस फर्स्ट हाफ में है लगभग उतना ही स्पेस सेकंड हाफ में भी आना चाहिए। ऐसे स्केल लेकर नापने कोई नहीं बैठ जाएगा कि बराबर का है कि नहीं है, लेकिन एक सिंपल व्यू में देखने में बराबर के लगने चाहिए। अब इसके बाद अमाउंट का एक कॉलम यहां बन जाएगा और अमाउंट का एक कॉलम यहां बन जाएगा। ये भी बिल्कुल पक्का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम है, ये काम भी होगा। पापा का फॉर्मेट इसमें चलता है, टेक्निकली इट इज कॉल्ड पापा का फॉर्मेट, यानी पहले एक इसमें पापा बनाओ, पर्टिकुलर अमाउंट पापा। तो ये तो बन गया इसमें पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डिटेल्स, और ये अकाउंट के नाम आ जाएंगे। जो भी अकाउंटेंसी के स्टूडेंट है वो उसको समझते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अगर इस अकाउंट में होने वाले सारे ट्रांजैक्शन एक ही डेट पर हो रहे हैं, डेट अलग अलग नहीं है, सारे ट्रांजैक्शन एक ही तारीख को हो रहे हैं, तो इसमें डेट का कॉलम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बस ऊपर रियलाइजेशन अकाउंट के साथ में डेट लिख दो अगर चाहो तो, नहीं तो सवाल में डेट चली रही है एक। लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शन किसी और डेट का है, ये किसी और डेट का है, ये किसी और डेट का है, ये किसी और डेट का है, तो फिर आपको इसमें डेट का कॉलम भी बनाना पड़ेगा। अगर आपको कोई कॉलम अकाउंट बनाने कहा रहता है मशीन अकाउंट बनाओ, तो तुम कैसे बनाओगे? पर्टिकुलर अमाउंट, यही फॉर्मेट बनेगा। पहले पापा बना दो, तो पापा बना करके ये अकाउंट चालू। अब स्टूडेंट्स ये तो बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में करना क्या है, जो असेट्स बाजार में बेचे जा सकने के लिए हमारे हाथ में अवेलेबल हैं, तो हम पर कौन कौन सी असेट्स हैं? बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, फर्नीचर। ये आइटम बाजार में बेचने जाएंगे तो बिक जाएंगे ना। कैश, अब कैश तो बिकेगा नहीं बाजार में, तो इसको यहां से यहां पर नहीं लाएंगे, क्योंकि हमें वो आइटम लानी है रियलाइजेशन अकाउंट में तो बेच करके पैसे निकाले जा सकते हैं। और फिर है डेटर्स, इनको भी मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, इनके पैसे भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने जानकारी में लिखा है टू बिल्डिंग, तो एक तो हमारे पास इंफॉर्मेशन में नाम आ गया बिल्डिंग। सेकंड नंबर पर है टू मशीन, जो नाम उधर बाजार में असेट्स में लिखे हैं बेचे जाने के, वो सबरे नाम यहाँ आ जाएंगे। टू प्लांट, टू फर्नीचर, टू डेटर्स। और इन सारे की सारे नामों को जो रिकॉर्ड करने वाले हैं वो इसकी ओरिजिनल बुक वैल्यू पर ही लिखेंगे। जितने रुपए कीमत बुक में दिखी गई है वही कीमत लिखेंगे। तो बिल्डिंग की कीमत तो हमारे पास है भाई 3 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए की बिल्डिंग लिख दी। मशीन की कीमत थी 2 लाख रुपए, तो मशीन की कीमत 2 लाख रुपए लिखी। प्लांट की कीमत है हमारे पास 4 लाख रुपए, और इसी तरीके से फर्नीचर का कीमत है 2 लाख रुपए, और लास्ट हमारे पास डेटर्स की कीमत है 3 लाख रुपए। क्या आप स्टूडेंट्स को यह समझ में आ गया कि कैश वहां जो था वो यहां पर क्यों नहीं आया? क्योंकि हमको बनाना था रियलाइजेशन अकाउंट, तो इसमें केवल वही सामान आ सकते हैं जिनको बाजार में बेच करके पैसे इसमें से रिकवर कर सकते हैं। पैसे भी रियलाइजेशन का पर्पस साफ है, पहले असेट्स बेचनी है, फिर लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है। स्टूडेंट यहाँ एक टेक्निकल बात है, जो स्टूडेंट्स अकाउंट्स की थोड़ी सी समझ रखते हैं या अकाउंट्स को वाकई में सीखना चाहते हैं, उनके लिए काम की सौदा है, अदरवाइज तो क्वेश्चन सॉल्यूशन कोई भी कर लेता है। ये जो असेट्स ब्लॉक है ये डेबिट का ब्लॉक है, तो हमने बिल्डिंग, मशीन, प्लांट ये सारे डेबिट के आइटमों को उठा करके रियलाइजेशन अकाउंट में जाके डेबिट में प्लेस कर दिया। डेबिट का आइटम किसी दूसरे अकाउंट में जाके डेबिट कर दिया। तो वास्तविक बात ये निकली स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से समझेंगे तो हमारे पास ये बैलेंस शीट थी, हमें फर्म डिसॉल्व करनी थी, तो वास्तव में हमें ये पूरी बैलेंस शीट खत्म करनी थी। तो जब हमने बिल्डिंग, मशीन, प्लांट, फर्नीचर और डेटर्स को यहां से उठा करके इस अकाउंट में डेबिट में प्लेस किया, तो अल्टीमेटली इस बात का असर, इस बात का इंपैक्ट क्या जनरेट हुआ, इस बात में हुआ क्या? हुआ ये कि ये सारे के सारे अकाउंट खत्म हो गए कैश को छोड़ करके। अगर मैं बिल्डिंग की वैल्यू को 3 लाख रुपए को यहां पर लेकर के आता और 2 लाख रुपए की लाता,
तो मेरा बिल्डिंग का 1 लाख रुपए का बैलेंस बचा रह जाता। लेकिन अभी मैंने क्या किया कि बिल्डिंग की पूरी वैल्यू उठा के यहाँ प्लेस कर दी। तो वास्तविकता में, सच्चाई में अगर आप समझो तो हुआ ये है इस ट्रांजेक्शन के थ्रू कि बिल्डिंग खत्म हो गई, मशीन खत्म हो गई, प्लांट खत्म हो गया, फर्नीचर खत्म हो गया, डेटर्स खत्म हो गया। अगर आपको फर्म डिसॉल्व करनी है तो मतलब सीधा है कि आप ये बैलेंस शीट खत्म कर दो। जब बैलेंस ही नहीं बचेगा तो काय का बिजनेस? बिजनेस होता किस चीज से है? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट खत्म, बिजनेस फर्म डिसॉल्व। तो बिजनेस फर्म डिसॉल्व करने की सही स्ट्रेटेजी क्या है कि आप बैलेंस शीट में लिखे सारे आइटम खत्म कर दो। तो हमने इन आइटमों को उठा करके यहां प्लेस कर दिया, फुल वैल्यू पे प्लेस कर दिया। तो अल्टीमेटली असर क्या निकला? ये अकाउंट खत्म हो गए। कैश को भी छोड़ रखा है क्योंकि वो हमें बेचना नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे इधर की तरफ आ जाओ, जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो बिजनेस की तरफ से बाहर को पे ऑफ होंगी, उन एक्सटर्नल लायबिलिटीज को इधर लिखेंगे। अब ये कौन कौन सी आइटम है जो बाहर पे वाले पेमेंट है? तो यहां पर आ जाएगा बाय क्रेडिटर्स, यानी ये पेमेंट कौन सा हो गया? हमारे बिजनेस की तरफ से क्रेडिटर्स को दिए जाने वाला पेमेंट। ये पेमेंट है 2 लाख रुपए का। नेक्स्ट है बैंक लोन, बैंक का हमारे ऊपर लोन है तो वो पैसे भी हमें देने हैं, तो ये हो गया बाय बैंक लोन, और ये पैसे थे 3 लाख रुपए। नेक्स्ट नंबर पे बीपी, ये था बिल्स पेएबल, ये पैसे भी हमें देने पड़ेंगे, तो बाय बीपी, और कीमत थी 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का पेमेंट इधर को आ जाएगा। जर्नल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं आएंगे, ये पार्टनर्स कैपिटल में जाके शेयर होंगे। तो देखा जाए तो हमने एक्सटर्नल लायबिलिटीज पिकअप करी है 1, 2 और 3, और इन 3 लायबिलिटीज को यहां लाने का मतलब है ये अकाउंट भी खत्म हो गए। तो अब हमारे पास ये वाले आइटम बचे। स्टूडेंट्स, यहां एक सिंसियर बात है, अटेंटिव बात है, ध्यान से समझने की बात है। आपसे पुराने वाले स्टूडेंट्स जो आपके सीनियर्स रहे होंगे, उन स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर को जो पढ़ा था और जो अब पढ़े वाले स्टूडेंट हैं, इनके ओर से पढ़ने पढ़ाने के कंसेप्ट में रियलाइजेशन अकाउंट में एक चेंज आया है। और चेंज ये आया है कि सीबीएसई बोर्ड ने इस अकाउंट को बनाने की गाइडलाइन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया है। तो आपको ध्यान से सुन लेना है। हो सकता है जो स्टूडेंट पुरानी किताबों से पढ़ रहे हैं वो लोग पुराने पैटर्न को ही पढ़ रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि नई किताबों में लेटेस्ट पैटर्न गिवन है, लेकिन कुछ में सब में वो भी नहीं है। तभी सीबीएसई बोर्ड क्लियर कर चुका है कि जो पेपर बनेगा और जो क्वेश्चन चेक होगा वो नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होगा। तो आपको नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही वर्किंग करनी है। अब नई गाइडलाइन क्या कहती हैं? आपके पास बाजार में बेचने के लिए 5 असेट्स थी, 1, 2, 3, 4, 5। सपोज क्वेश्चन में यहां डिटेल आया है, मैं डिटेल को मार्क कर रहा हूं, यहां पर मैं क्वेश्चन को ड्राफ्टिंग एग्जांपल से कर रहा हूं। तो मैंने समझाया कि मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ आया कि साहब बिल्डिंग जो थी वो सोल्ड हो गई, और बिल्डिंग जो मार्केट में सोल्ड हुई, बाजार में बेची गई, वो बिल्डिंग बिकी 90% पर। यानी बिल्डिंग की कीमत, फुल कीमत निकल के हाथ में नहीं आ पाई। बिल्डिंग की कीमत रिकवर कितनी हुई? 90% ऑफ द वैल्यू इज रिकवर्ड एज बिल्डिंग। तो ये तो मार्केट में कैश में बिक गई बिल्डिंग, 90% कीमत निकल पाई, 10% का लॉस हो गया बिल्डिंग पर। मतलब ये नहीं है कि 90% बिल्डिंग के 10% बच गई है। मतलब की बात क्या है कि जितने रुपए की बिल्डिंग थी बिकी तो पूरी है, लेकिन हमें पूरी कीमत नहीं मिली, हमें 90% कीमत मिली, 10% का लॉस हो गया। सेकंड नंबर की बात है मशीन। मशीन को जब मार्केट में बेचा गया तो मशीन सोल्ड हुई, और मशीन 2 लाख रुपए की थी, लेकिन इसको बेच देने से 2,50,000 रुपए हाथ में आ गए। थर्ड नंबर पर हमने मशीनरी की कोशिश करी फर्नीचर। तो फर्नीचर जो था उसके बारे में क्वेश्चन में कहा गया परचेज या टेकन ओवर बाय पार्टनर ए। तो फर्नीचर जो था वो खरीद लिया पार्टनर ए ने, और फर्नीचर की कीमत थी 2 लाख रुपए, तो पार्टनर ए इसको खरीद के ले गए 1,80,000 रुपए के एग्रीमेंट प्राइस से। तो 1,80,000 रुपए के एग्रीमेंट प्राइस पर फर्नीचर सेल आउट हो गया। फोर्थ नंबर पर हमारे पास जानकारी है डेटर्स, और डेटर्स को टेकन ओवर कर लिया गया बाय पार्टनर बी। तो पार्टनर बी ने डेटर्स को टेक ओवर कर लिया। हाँ, डेटर्स को हमने पार्टनर्स बी ने टेक ओवर किया, और डेटर्स की कीमत जो हमारे पास आ गई, ये कीमत हमारे पास आ गई, इन्होंने कीमत में ले ली 3,10,000 रुपए में। स्टूडेंट्स, यहां एक खास बात सीखने की है, यही मेन चीज है जो चेंज आया है। ये वाली जो असेट्स हैं, इनकी वैल्यू रिकवर इस तरफ को होगी। ये असेट्स बेचने से पैसे कहां पर आएंगे? इस तरफ को। तो अभी जैसे बुक में ये इंस्ट्रक्शन है, मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया, सामने लिखा भी है समझाने के पर्पज से। तो इनकी वैल्यूज जो रिकवर होंगी वो ये साइड में कीमत लिखी जाएगी। अब कैसे लिखी जाएगी? जैसे बिल्डिंग थी और बिल्डिंग मार्केट में बिकी है, कोई बिल्डिंग वैसे तो नहीं बिकी ना, मार्केट में बिकी, तो इसमें लिखी जाएगी बाय बैंक अकाउंट।
और बाय बैंक अकाउंट करके और फिर इसको किसको खरीदा गया, बिल्डिंग को खरीदा गया। तो बाय बैंक अकाउंट में बिल्डिंग, और बिल्डिंग कितने रुपए बिकी, 90%। तो 3 लाख रुपए की बिल्डिंग थी, 90% की कीमत में सेल आउट हो जाएगी, तो बिल्डिंग की कीमत निकल के आ जाएगी 2,70,000 रुपए, 95% की वैल्यू आ गई। सेम मशीन सोल्ड हो गई 250 की, तो बिल्डिंग के नीचे आ जाएगा मशीन, और ये अलग से 2 लगाने की जरूरत नहीं है। 2,50,000 की मशीन बिक गई, तो सब कुल मिला के आपके हाथ में जो पैसे आ गए बैंक में से, वो 5,20,000 रुपए के दाम जिब में आ गए, वो बाहर एक बार लगती। खास बात अकाउंटेंसी ट्रिक, अगर सवाल में 1 2 3 4 टाइम्स अकाउंट्स में बाय आया है तो फिगर अमाउंट के कॉलम में 4 आएंगी। अगर यहां पर 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आया है तो फिगर अकाउंट्स की बुक में 5 आएंगी। जितनी बार 2 आता है उतनी बार फिगर आती है, जितनी बार बाय आता है उतनी बार फिगर आती है। मैंने डिटेल किया तो मैंने बिल्डिंग मशीन को अंदर लिखा और दोनों को कंबाइंड करके एक फिगर मैंने बाहर लिख दी। तो ये अकाउंटिंग रूल्स है जो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप इन छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करते हैं तो कोई भी टीचर जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो समझ जाएगा कि आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की नॉलेज है, और उसके बाद छोटी मोटी मिस्टेक को इग्नोर भी कर देगा। लेकिन हर जगह ही मिस्टेक है तो कहां तक इग्नोर करेगा भाई बेचारा। तो आपको अकाउंटिंग ट्रिक सिस्टम समझनी चाहिए। यहां पर बाय बैंक आ गया, 2 असेट्स सेल आउट हो गई। फर्नीचर को पार्टनर ए ने खरीदा है, तो यहां पर हम लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, और इन्होंने क्या खरीद लिया, फर्नीचर। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट फर्नीचर ले लिया इन्होंने, और फर्नीचर इन्होंने कितने रुपए कीमत का ले लिया, 1,80,000 रुपए का। तो 1,80,000 रुपए की फिगर बाहर आ जाएगी। और यहां पर अगले बार में बाय पार्टनर बी ने कुछ खरीदा है, तो ये होगा बाय बीज कैपिटल अकाउंट, और इन्होंने खरीदा है डेटर्स, तो डेटर्स की फिगर यहां पैकेट में लिख दी, और ये खरीदा है 3,10,000 रुपए का। स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर तक के जो सीबीएसई बोर्ड के इस टॉपिक को करे जाने के रूल्स थे, वो रूल्स ये कहते थे कि अगर आपके पास असेट्स के नाम पर 5 तरह की असेट्स हैं, 1 2 3 4 5, और इन 5 असेट्स के पैसे इस तरफ में रिकवर होने हैं, तो लास्ट ईयर में ये कहते थे कि अगर इसकी रिकवरी 4 आइटम्स के बारे में बुक में कहा गया है तो आप केवल 4 आइटम की वैल्यू को रिकवर करेंगे, एक आइटम जो नहीं कहा गया इसको आप रिकवर नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो इस समय क्या हुआ कि आपकी जो बिल्डिंग थी, मशीन थी, 2 आइटम तो ये बिके, बैंक के थ्रू बिके, कैसे भी बिके, बाजार में बिके, तो सही जानकारी भी दी गई है। और जो फर्नीचर था, डेटर्स था, उसकी जानकारी दे दी गई। तो पहले के सवाल के मुताबिक सॉल्यूशन ये ठीक था। लेकिन आपकी जो कॉपी 2023 के ईयर एग्जाम बोर्ड में चेक होगी उसमें ये रूल कामयाब नहीं होंगे। अब सीबीएसई बोर्ड ये कहता है फॉर द सेशन कि अगर यहां आपके पास असेट्स बेचने के लिए 5 हैं, इंफॉर्मेशन आपको 4 असेट्स के बारे में मिली है कि कौन कौन कितने कितने का बिका, तो इस समय पर जो 5वीं असेट्स रह गई, जैसे हमारे करंट एग्जाम्पल पर प्लांट रह गया, इसकी कोई डिटेल नहीं है प्लांट कितने में बिका, तो अगर करंट एग्जाम्पल पर प्लांट की रिगार्डिंग कोई जानकारी नहीं आ पा रही प्लांट कितने का बिका है, तो उस पोजीशन में हम क्या करेंगे कि इसको सेम को फुल वैल्यू पर अपनी तरफ से बेचा हुआ मान लेंगे। जो इंफॉर्मेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है उसमें करना क्या है, उसको खुद से मानना है कि ये सामान बिका। तो यहां पर हमें एक पोस्टिंग अपने आप से और करेंगे बाय बैंक अकाउंट, और ये सामान क्या बिका है, प्लांट, और कीमत में यहां पर आ जाएगा 4 लाख रुपए। इसमें कोई कमती बढ़ती हुई नहीं करेंगे, पूरी कीमत जितनी बुक में दी है वही कीमत यहां आ जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको, पेपर के समय ध्यान रखना है कि आपको ध्यान रखना है कि 5 असेट्स दी गई हैं या 3 दी गई हैं, तो तीनों असेट्स की कीमत यहां पर आ गई कि नहीं आ गई। और जो कम है तो आपको फुल वैल्यू पे करना है। अगर 5 असेट्स थी, 5 की डिटेल दी गई है तो कोई समस्या की बात नहीं, लेकिन 5 असेट्स हैं, 3 की जानकारी दी गई है तो वो तो आप लिखोगे ही लिखोगे। अब रह गई 2 तो उसको अपने आप से करना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट इस बात में भी एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि जो असेट्स यहां लिखी गई है वो असेट्स टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स दोनों प्रकार की हो सकती है। टेंजिबल असेट्स बिल्डिंग, मशीन, प्लांट छू सकते हैं ना सबको, बिल्डिंग को छू सकते हैं, मशीन को छू सकते हैं, प्लांट को छू सकते हैं। फर्नीचर, डेटर्स सब टेंजिबल है, पक्के सौदे। तो ये जो आइटम्स हैं इनको छुआ जा सकता है, ये सारी असेट्स आएंगी। लेकिन मान लो इनटेंजिबल असेट्स है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इनमें से कोई आइटम असेट्स की लिस्ट में है तो वो आइटम उठ करके यहां से यहां पर तो आएगा। अब यहां पर मान लो 5 आइटम ये वाले आ गए, एक आइटम और आ गया गुडविल। सपोज यहां बुक में लिखा था मान लीजिए गुडविल, और गुडविल की कीमत यहां पर भी आ गई, यहां के आइटम कितने हो गए, 6।
अब जो रिकवर वैल्यू वो बता रहा है बुक वाला, वो असेट्स की वैल्यू रिकवर करने के लिए 4 आइटम की वैल्यू बता रहा है। तो एक तो उसने नहीं बताई इंटेंजिबल वाली आइटम की वैल्यू, और एक नहीं बताई उसने टेंजिबल वाली आइटम की वैल्यू। तो जो टेंजिबल वाला आइटम है, जिसको छुआ जा सकता है, पक्का आइटम है, उस टेंजिबल वाले की वैल्यू यहां लिखी जाएगी, इनटेंजिबल वाले की वैल्यू यहां पर लिखी है, लेकिन यहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सवाल के अंदर में, तो वो वैल्यू केवल यहां रह जाएगी, वो यहां नहीं आएगी। सीबीएसई बोर्ड ने जानकारी जो दी है कि आपको सेल्फ रियलाइज करना है, और सेल्फ रियलाइज करने की बात, कौन सी चीज को सेल्फ रियलाइज करने की बात कही है? टेंजिबल असेट्स को सेल्फ रियलाइज करने की बात कही है, इनटेंजिबल असेट्स को सेल्फ रियलाइज करने की बात नहीं कही है। अब समझ में आ गया होगा? तो जो असेट्स बेची जाएगी वो कौन सी बेची जाएगी? जो टेंजिबल असेट्स होगी उसको आप बेच सकेंगे। तो यहां स्टूडेंट फिलहाल का हमारा ये वर्क यहां तक बनता है। अब इसी कंटिन्यूएशन में आगे, जैसे ये असेट्स थी, इनकी कीमत यहां रिकवर हो गई, तो जो लायबिलिटीज होंगी इनकी पे ऑफ इस तरफ में होंगे। सेम वही बात, अगर क्वेश्चन में इनके पेमेंट के रिगार्डिंग बात कहा गया है कि कौन सा वाला पेमेंट कितने रुपए कीमत में हुआ, तो वो पेमेंट उसी अकॉर्डिंग टू यहां पर आ जाएगा। अगर कोई पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया तो उसका पेमेंट भी आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं कहा गया है तो लायबिलिटीज जितनी भी हैं वो सारी लायबिलिटीज इन फुल पे ऑफ होंगी। वहां कोई टेंजिबल इंटेंजिबल का मैटर नहीं है, जितनी लायबिलिटीज सबकी सब पे ऑफ इधर की तरफ होंगी, कंपलसरी पे ऑफ होंगी। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जाती है तो बढ़िया, और नहीं दी जाती है तो अपने आप से आपको इधर पे ऑफ करनी पड़ेगी। अब क्या हुआ, तो यहां पर पेमेंट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट में कौन कौन लायबिलिटीज हैं, तो एक तो है क्रेडिटर्स, दूसरा है बैंक का लोन, बैंक लोन, और तीसरा है इसके अंदर बीपी। तीनों चीजों का पेमेंट यहीं पर आएगा। डिटेल्स क्वेश्चन के अंदर में दे रखी थी, क्रेडिटर्स की 2 लाख रुपए की, बैंक का लोन दे रखा था 3 लाख रुपए का, और जो बैंक बीपी है वो 1 लाख रुपए का। तो ये सब कुल मिला के 6 लाख रुपीज़ बनते हैं, तो 6 लाख रुपीज़ यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास काम पूरा बना, और ये हमने अकाउंट को कंप्लीट भी कर लिया। अब हमें ये करना है कि इसका बैलेंस निकालना है, और जो भी प्रॉफिट या लॉस जैसा भी आएगा वो इनके पार्टनर्स में आपस में शेयर कर देना है। तो एक रफ आइडिया कर लीजिए कि टोटल किस तरफ कितना कितना बनता है, उसके बाद अभी ज़्यादा कम का आइडिया मिल जाएगा। इधर की तरफ बनता है 3, 2, 5 और 4, 9 और 2, 11 और 3, 14 और 6, 20। इस तरह का टोटल बनता है 20 लाख रुपए। एक हमने आइडिया करके देख लिया। इधर की क्या पोजीशन बनती है भाई, 2 और 3 5 और 1 6 और 5 11 और 11 तो 13 और 3 16 और 4 20। यहाँ पर भी 20 बन रही है। 10,000 रुपये की वैल्यू यहाँ पर भी ज़्यादा आ रही है, तो 10,000 20 लाख 10,000 टोटल यहाँ पर है, 20 लाख का टोटल यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है टोटल इस तरफ ज़्यादा है। तो जो टोटल ज़्यादा है वो टोटल पहले आ जाएगा। 2 और 3 5 और 1 6 और 5 11 12 13 और 3 16 4 20। ये टोटल बन गया हमारे पास 20 लाख 10,000 रुपये। सेम टोटल उठ करके इस तरफ को आ जाएगा, और ये टोटल भी बन जाएगा 20 लाख 10,000 रुपये। और 20 लाख 10,000 रुपये की फिगर में से यहाँ वाला टोटल 3 लाख और 2 5 लाख 4 9 लाख 9 और 5 14 और 6 20, तो डिफरेंस बचा 10,000 रुपये का। और 10,000 का जो डिफरेंस बचा है वो इनके पुराने PSR 3:2 में पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। तो इस तरफ बैलेंस बचा तो इधर बांट देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 कैपिटल अकाउंट। तो 2 कैपिटल अकाउंट में कौन कौन है यहाँ पर, 2 कैपिटल अकाउंट में एक है कैपिटल अकाउंट इसके अंदर BA और दूसरा कैपिटल अकाउंट B। तो A और B के कैपिटल अकाउंट में 10,000 बांटने 3:2 में, तो कुल मिला के 6,000 रुपये इनको मिल गए और 4,000 रुपये इनको मिल जाएंगे। इस प्रकार से A और B के अंदर 10,000 रुपये की शेयरिंग आपस में हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये हमारा कंप्लीट रियलाइजेशन अकाउंट है जो हमने स्टडी किया है। बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर से आना चाहिए। इस बार चूंकि CBSE बोर्ड ने इस पैटर्न में चेंज किया है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है, बहुत ज़्यादा चांस है कि इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप इस पैटर्न को अच्छे से अटेम्प्ट करिए। कुछ वर्कशीट्स भी आपको आगे मिलेंगी, वो वर्कशीट को भी डिटेल आपको मिल जाएगी, तो आप उसकी वर्कशीट को अटेम्प्ट करिएगा। मेन चीज़ ये है कि आप क्वेश्चन की वर्किंग को परफेक्शन के साथ परफॉर्म करिए, जिससे कहीं भी कोई प्रकार का सिस्टम में दिक्कत ना रह जाए। जो भी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बताई गई हैं, समझाई गई हैं, एक एक चीज़ को समझाया गया, वो आपको इसे मार्क करना है। स्टूडेंट, इस सब कुछ की डिटेल के साथ इस क्वेश्चन के अंदर में एक बात और डिस्कस करने से रहती है। कई बार क्वेश्चन के अंदर में लिखा होता है रियलाइजेशन एक्सपेंस। ये सारी की सारी प्रोसेसिंग कराने में, सारा के सारा वर्क कराने में कंपनी का खर्चा, पार्टनरशिप फर्म का खर्चा हो गया, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है, जो पैसा खर्चा हुआ है, वो यहाँ लिखा जाएगा टू बैंक, ब्रैकेट पर आकर रियलाइजेशन एक्सपेंस, और कीमत खर्चे में यहाँ लिख दी जाएगी इस वाले प्रॉफिट लॉस को निकालने के पहले।
तो अगर क्वेश्चन में लाइसेंस एक्सपेंस दिया रहता है तो उसकी अमाउंट को भी आप खर्चे की लिस्ट में इसी साइड में आप उसको पोस्ट कर देंगे। स्टूडेंट्स, हमने जो प्रोसीजर फॉलो किया उसको एक बार शॉर्ट रिव्यू में आपको बता रहा हूँ जिससे काम पूरा बन जाए। हमारे पास ये वाला एक क्वेश्चन था, जो असेट्स बाजार में बेची जा सकती थी वो असेट्स को उठा करके हम इस तरफ को ले आए, और जो लाइबिलिटीज मार्केट में पे ऑफ करने के लिए थी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, उनको हम इस तरफ ले आए। इधर वाली असेट्स का पेमेंट इस तरफ को होना है और जो लाइबिलिटीज हैं इनको इस तरफ पे ऑफ करना है। अगर इधर वाली असेट्स को लेकर के बुक में इंफॉर्मेशन दी गई है कि कौन सा सामान कितने का बिका, तो जो सामान मार्केट में बिका, बाजार में बिका, वो तो पोस्टिंग हो गई बाय बैंक के नाम से, पैसे आ गए। और जो सामान किसी पार्टनर ने खरीदा वो पार्टनर के नाम की पोस्टिंग हुई बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल। ब्रैकेट में अपने खुद की कन्वीनियंस के लिए नोट किया है कि इसमें क्या सामान खरीदा गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जैसे बिल्डिंग बिकी है तो यहाँ बाय बिल्डिंग कभी नहीं आएगा, पोस्टिंग आ रही है बाय बैंक, अकाउंट जो चल रहा है बैंक चल रहा है, और बिल्डिंग वगैरह डेबिट के ब्लॉक में आ गए। अब ये डिटेल के साथ में जानकारी मिल गई कौन कौन सी असेट्स बिकी। जो असेट्स की डिटेल नहीं दी गई थी वो असेट्स को उठा करके हमने अपने आप से फुल वैल्यू का पेमेंट मान लिया। मैंने सिखाया अगर कोई इनटेंजिबल असेट्स है तो वो यहाँ पर नहीं आएगी, वो तभी आएगी जब जानकारी कही जाएगी, नहीं तो वो वहीं रह जाएगी, यहाँ पे नहीं आएगी। लाइबिलिटीज पूरी पे होंगी, चाहे कैसी भी लाइबिलिटीज हो, वो सबकी जब लाइबिलिटी इधर पे होगी, दी हो चाहे नहीं दी हो, लाइबिलिटीज अगर है तो इधर पे होगी ही होगी। असेट्स के रिगार्डिंग बात यह है कि यहाँ की असेट्स यहाँ पर आ जाएगी, टेंजिबल होगी तो, और इनटेंजिबल होगी तो वहीं रह जाएगी, यहाँ पे नहीं आएगी। लाइसेंस एक्सपेंस हुआ है तो खर्चे को इसमें लिख देंगे तो हमारा काम पूरा बन जाएगा। बाकी जो बचेगा प्रॉफिट लॉस वो पार्टनर्स में बांट देंगे। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारा ये रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हुआ और हमारी वर्किंग में ये वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में एक कंप्लीट लाइव क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे बुक में से उठा करके, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी प्रोसीजर 1 to 1 स्टेप समझाई जाएंगी। कुछ टेक्निकल टीप्स भी सिखाई जाएंगी कि आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रख के चलना है जिससे वर्किंग में दिक्कत नहीं आए। So thanks students for just seeing this realization account. It's a very important question for CBSE board 2013 for this session, because as there is amendment therein, so it will is utmost chance that this type of question may occur in your question paper. Please like, share and subscribe the channel so that you may be helpful and other may also be helpful for seeing this content. Thanks for students for this watching.